जब भेदक दृष्टि पैदा हो जाती है तब बाह्य वस्तु में बदलाव की आवश्यकता भासित ही नहीं होती। क्यों? क्योंकि बाह्य वस्तु स्वयमेव बदल जाती। स्वयमेव बदल जाती मतलब अब उसके प्रति का आकर्षण टूट गया है, उसके प्रति का कर्तृत्व का अहंकार टूट गया है। तो ऐसा निर्णय होने के बाद में होता क्या है? होता ऐसे है, अब ये शंका नहीं होती है ये मंदिर कौन बनाएगा। मंदिर ये पुद्गल की रचना है और स्वयं में बन जाएंगे। अब ये शंका नहीं होती है, अब ये दान आदि का कार्य कौन करेगा। दान आदि की कार्य यथा योग अपनी अपनी व्यवस्था के अनुसार होता रहेगा। दान देते हुए भी कितने जन उसका लाभ ले पा रहे हैं वो तो अलग बात है, फिर भी कौन करेगा ये प्रश्न रहता ही नहीं है। हाँ, ये घर कैसे चलेगा? घर अपनी अपनी योग्यता से चलेगा, बस जैसे अभी चल रहा है ना वैसे ही चलेगा। बस इसमें कमी कितनी होगी? कमी इतनी ही होगी कि तुम यहाँ पर जो जो करते थे वो नहीं वो कार्य नहीं होता होता दिखाई देगा। अर्थात तुम क्या कर रहे थे? तुम मात्र जानन हारे थे, राग द्वेष के करता थे, तो उतना कार्य यहाँ पर होता हुआ नहीं दिखाई देगा, बाकी सब अपना अपना व्यवस्थित होता दिखाई देगा। निष्कर्ष, एक दृष्टि के बदलाव की आवश्यकता है। और दृष्टि का बदलाव कैसे होगा? वस्तु स्वरूप को समझे बिना ये कार्य नहीं होगा। वस्तु स्वरूप को समझना मतलब क्या? वस्तु स्वरूप अर्थात द्रव्य गुण पर्यात्मक वस्तु है, अपने में संपूर्ण है। वस्तु अपनी सीमा के बाहर कभी गई नहीं है, वस्तु की सत्ता अनादि निधन है। ऐसे होते हुए भी वस्तु और वस्तु के गुण कथनचित एक है, कथनचित भिन्न है। कथनचित एक है, कथनचित भिन्न है। कथनचित तादात्म्य है, कथनचित अन्य है। शब्दों के ऊपर गौर करना। तादात्म्य है कहकर क्या कहना चाह रहे हैं? तादात्म्य है कहकर वस्तु के बाहर गुण पाया नहीं जाता। हाँ, द्रव्य यहाँ पर है और द्रव्य सत्ता वहां पर पड़ी है, ऐसा नहीं होगा। जहां पर द्रव्य है उसी प्रदेश में सत्ता भी पाई जाएगी, अर्थात प्रदेश भेद नहीं है। ये समझकर लाभ क्या होने वाला है वो आगे देखेंगे, लेकिन दृष्टि बदलने का लाभ इतना ही है कि मेरा पर कर्तृत्व का अहंकार टूट जाता है। पर से लाभ होता है ये कल्पना छूट जाती है, पर से हानि होती है ये कल्पना टूट जाती है। किसी ने मुझे फंसाया, किसी ने मुझे ठगाया, किसी ने मेरा अच्छा किया, किसी ने मेरा बुरा किया, ये होते तो काम हुआ, ये है इसलिए काम हो रहा, ये नहीं होते तो काम नहीं होता, ऐसा भ्रम पालने की आवश्यकता नहीं। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं पर का करता क्या। हाँ, हमको लगता है कि मैं यहाँ पर हूँ इसलिए सब व्यवस्थित चल रहा है, ये भ्रम है। हो हाँ, हमको क्या लगता है, नहीं देखो मैं नहीं रहता हूँ ना उस समय देखो कितनी आकुलता होती है, इसका मतलब व्यवस्थित नहीं चल रहा है। इसको व्यवस्थित नहीं, ये वहां पर वो आकुलता होती दिखाई दी ना, वो भी व्यवस्थित था। समझ में आया? आकुलता जो हो रही है ना, मान लो आकुलता हो रही है, मतलब मान लो घर की गृहिणी नहीं है तो खान पान की थोड़ी सी व्यवस्था में तकलीफ होती है ना, तो उस समय में खान पान की व्यवस्था में जितनी भी भाग दौड़ हो जाती है उसमें आकुलता तो बनेगी ना। हाँ बनेगी, तो वो बनेगी है ना, वो व्यवस्थित है। तुम्हें क्यों अव्यवस्थित दिखाई दे रहा है? समझ में आ रहा है क्या? अर्थात सारा कार्य व्यवस्थित, देखो ये क्रमबद्ध पर्याय है। नहीं नहीं मैं हटूंगा तो कैसे ठीक होता है? अरे मतलब क्या, हमने ये मान रखा है कि वो व्यवस्थित 9 बजे डिब्बा तैयार होना, 10 बजे घर वाला गृहस्थ भोजन के लिए बैठना, ये सब कार्य समय समय पर हो रहे, इसका मतलब व्यवस्थित हो रहा है। नो, फिर हम वस्तु व्यवस्था को समझ नहीं पा रहे। देखो ना,
तकलीफ होती है, आकुलता तो होगी, और वो आकुलता वो व्यवस्थित है, उसी समय में सुनिश्चित है। अगर हुई तो, अगर नहीं हुई तो नहीं है, ऐसा ही सुनिश्चित है। अर्थात पूरी वस्तु व्यवस्था स्वतंत्र है, स्वाधीन है, वैसी की वैसी चल रही है। आज आम का रस बहुत खट्टा था, हाँ यही व्यवस्थितता थी। समझ में, आज नमक कम है, यही व्यवस्थितता थी। और ये वस्तु स्वरूप मतलब दृष्टि बदलने से ये लाभ होने वाला है। वस्तु का परिणाम, प्रत्येक वस्तु अपने अपने में व्यवस्थित चल रही है, ये समझने के बाद में अब मुझे मेरी खोपड़ी भी व्यवस्थित होनी चाहिए। व्यवस्थापयति मम, मतिर व्यवस्थापयति मम, मतलब क्या, मेरी मति अब व्यवस्थित करता हूं नहीं, हो गई। समझ में आ रहा है क्या? ये है लाभ। आप कितने जन पकड़ पा रहे मुझे नहीं मालूम, लेकिन भेदक दृष्टि पैदा हो जाना मतलब बाह्य वस्तु में कुछ कर्तृत्व की भावना खत्म हो जाती है। अपनी सत्ता अपने से है, मेरा विश्व मेरे में है, बाहर से कुछ नहीं है, ऐसा जिसे विश्वास हो जाता है ना, वो फिर निश्चिंत होता है, स्वाधीन होता है, संलग्न होता है अपने वस्तु से। आज तक जुड़ा नहीं था, आज जुड़ेगा अपने वस्तु से। देखो ये कॉन्फिडेंस आता है, वस्तु स्वरूप समझने से ये कॉन्फिडेंस है। ऐसा कॉन्फिडेंस वस्तु स्वरूप को स्वीकार करने वाले को नहीं होता, मतलब जो वस्तु स्वरूप को स्वीकार नहीं करता उसको ये कॉन्फिडेंस नहीं आता है। ये कॉन्फिडेंस आने के लिए वस्तु का परिणाम, वस्तु का कार्य, वस्तु का स्वभाव समझना अत्यंत अत्यंत जरूरी है। आज इस गाथा की टीका में बहुत जबरदस्त चर्चा आने वाली है, और इस चर्चा मैं समझता हूँ साक्षात सम्यक दर्शन की चर्चा है। ऐसा बखान हर गाथा में मैं करता आ रहा हूँ, और मैं ही नहीं सभी विद्वान यही करते आते हैं। क्यों? क्योंकि प्रत्येक गाथा में उनको दिखाई देता है कर्तृत्व का अहंकार टूट गया, तो यहाँ पर सम्यक तो हो गया। ये है प्रैक्टिकली, बात ये ऐसी ही है। अलग अलग प्रकार से इस बात को अधोरेखित किया जा रहा है, प्रस्तुत किया जा रहा है। गाथा क्या कह रही है? गाथा ये कह रही है कि सत्ता और द्रव्य का पृथकत्व नहीं है एक, लेकिन सत्ता और द्रव्य एक नहीं। दूसरी बात समझ में आ रहा है क्या? मतलब क्या? उनमें अन्यपना है। यदि एक होंगे तो बाद में अभी चर्चा करनी है आपको। हाँ, समझ में आ रहा है क्या? कल एक प्रश्न था, प्रश्न की आंसर लिखने की किसी दरकार किसी को नहीं थी। प्रिया भाभी का मुझे अलग से एक मैसेज आया, बाकी किसी का आया नहीं। रुचि का अभाव परमोच्च सीमा पर है। प्रमाद में जीव क्या क्या कर रहा है मुझे मालूम नहीं। देखो, सुबह उठते ही हमको भोजन दिखता है कि नहीं, हमको रुपया पैसा दिखता है कि नहीं, खान पान दिखता है कि नहीं। अगर वो दिखता है, वो क्यों दिख रहा है? वो रुचि है इसलिए दिख रहा है। वैसे ही सुबह होते हुए भी हमको आत्मा दिखता है कि नहीं, कल के स्वाध्याय का चिंतन हो रहा है कि नहीं। अगर वो दिखाई नहीं दे रहा है तो समझ लेना कि हमारी रुचि कम है। और फिर इतनी सी रुचि के बल पर हम सम्यक दर्शन की कल्पना कर रहे हैं, हम स्वयं को धोखा दे रहे हैं। किसी और को धोखा नहीं दिया है, हमने स्वयं को धोखा दिया है। हाँ, निखिल जड़ता दिखती सब प्राण, चेतना अपने से अनजान। इसको बाकी सब जितनी भी जड़ वस्तु है ना, सब उसको सप्राण दिखाई दे रही है, सब में कर्तृत्व दिखाई दे रहा है, लेकिन सब अपने अनुसार परिणमित होने की चेष्टा उसको भाषित हो रही है, लेकिन मैं कौन हूं इसका भान नहीं है। सारे दुनिया की डॉक्टरी करता है, सारे दुनिया की अकाउंटिंग करता है, सारे दुनिया की व्यवस्थितता मशीनरी ठीक करता है, लेकिन अपनी खोपड़ी ठीक नहीं करता। मेरा एक प्रश्न है आप सबसे, ज्ञान गुण यहाँ पर है या हृदय स्थान पर है?
सर्वांग में मतलब खोपड़ी में नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो अखंड है ज्ञान की, अर्थात जितने आत्मा के प्रदेश, आत्म द्रव्य के जितने प्रदेश, उतने प्रदेशों में ज्ञान गुण अवस्थित है। हाँ, मतलब ऐसा नहीं होगा कि ज्ञान कम है। हाँ, ये चर्चा अपन कर आए हैं। ज्ञान कम होता तो क्या होता, ज्ञान अधिक होता तो क्या होता, ये चर्चा अपन कर आए हैं। गाथा नंबर याद होगी तो आज का क्वेश्चन, ये कौन सी गाथा में हमने ये पढ़ा था? ज्ञान गुण छोटा होता तो क्या तकलीफ होती, ज्ञान गुण ज्यादा होता तो क्या तकलीफ होती। अब जिसने नोट्स बनाए होंगे उसको मिलेगा आंसर, जिसने नोट्स नहीं बनाए उसका आंसर नहीं मिलेगा, और उसके बाद ढूंढने के लिए समय नहीं है। सो गाथा है, कौन पढ़ेगा साहब? चलो कोई बात नहीं, होमवर्क समझ में आया। देखते हैं कौन जवाब देगा। गाथा 106, इसका हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे और फिर अरे अरे अरे, एक मिनट है, एक मिनट होल्ड कीजिए, मैंने ओपनिंग नहीं किया था। हाँ जी, पविभक्त पदे सत्तम, अपन प्राकृति पढ़ रहे। उधत्तमिति सासणं हि वीरस्य, अन्नत्तं मत्तभावो नत्तभवं बोधिकद मेघम्। जिन वीर के उपदेश में पृथकत्व भिन्न प्रदेशता, अतत भाव ही अन्यत्व है, तो अतत कैसे एक हो। अतत कैसे एक हो, अतत मतलब जो तत्रूप नहीं है उसको अतत कह रहे। तत् मतलब क्या, उसमें। तत्व शब्द सुना है ना, तत्व, तो तत् हलन अधिक त्व, तत् मतलब उसका, त्व मतलब पना। अब यहां पर अतत वैसा नहीं है, समझ में आ रहा है क्या? हाँ, तत् मतलब उस रूप तो नहीं है। कौन नहीं है, प्रश्न है। तो कह रहे हैं यहाँ पर चर्चा चल रही है द्रव्य की और गुण की, द्रव्य की और सत्ता नामक गुण की। कह रहे हैं, प्रश्न किया है कि अभी अभी 105वीं गाथा में क्या कहा, द्रव्य और सत्ता उसमें भिन्न तो नहीं है, एक ही है। तो अब ये क्या मान गया, प्रश्न शंकाकार मतलब शिष्य मान बैठा, अच्छा सत्ता मतलब द्रव्य, द्रव्य मतलब सत्ता, इतना ही है। हाँ तब फिर एक ही कहो ना, या तो सत्ता कहो नहीं तो द्रव्य कहो। तो ऐसा उसको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए अब आचार्य ने अगली बात रखी है। क्या रखी है, कह रहे सत्ता और द्रव्य का एक प्रदेश है, वेरी करेक्ट, बट सत्ता मतलब द्रव्य ऐसा किसने कहा, गुण मतलब द्रव्य ऐसा तुम्हें किसने कहा, आंख मतलब शरीर ऐसा तुझे किसने कहा। आंख उस शरीर का अंश है, कान उस शरीर का अंश है, नाक उस शरीर का अंश है। हाँ, लेकिन एक बात है, आंख देखकर हम यहाँ पर कोई शरीर है ऐसा निर्णय कर सकते हैं, कान है ऐसा देखकर हम यहाँ पर कोई शरीर है और किसका शरीर है ये भी नक्की कर सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या? तो ये हो सकता है, लेकिन आंख मतलब शरीर ऐसा तुझे किसने कहा। मैंने दो तीन बातें खोली है, थोड़ा सा ध्यान दिया होगा तो। आइए अपन पढ़ेंगे ना तो और थोड़ी सी बातें खुल जाएगी। हाँ, भाव एक बार पढ़ लेते हैं क्या, अमृतचंद्र स्वामी की तत्व प्रतिज्ञा टीका फिर से एक बार पढ़ते हैं। वैसे जरूरत नहीं है, आगे ही चलो चलो, 82 पेज पर ही आ जाएंगे, महत्वपूर्ण बात वहां वहीं पर है।
यहां तक की भाषा में खाली एक इन शॉर्ट में मैं रख देता हूं। कह रहे उदाहरण दिया है आचार्य देव ने, उदाहरण ये दिया है सफेदी और कपड़ा। कह रहे सफेदी मतलब कपड़ा क्या, या कपड़ा मतलब सफेदी है क्या? ऐसा नहीं है। हम हम कहते हैं क्या, ये सफेदी सिल कर दो, हम क्या कहते हैं, कपड़ा सिल कर दो। सफेदी थोड़ी सिलकर मिलती है, अर्थात गुण सिलकर नहीं मिलेगा, द्रव्य ही सिलकर मिलेगा। राइट, समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ पर भी वही कह रहे हैं, गुण मतलब गुणी नहीं, और गुणी मतलब गुण नहीं। एग्जाम्पल, प्रश्न आया, अकलन स्वामी ने प्रश्न खड़ा किया, ये समुद्र जो दिखाई दे रहा है, समुद्र की बूंद, समुद्र जो दिखाई दिया है वो कैसे बना है? समुद्र की मतलब पानी की बूंदों से बना है। राइट, फिर उन्होंने क्या किया, समुद्र की एक बूंद बाहर निकाली और प्रश्न किया, ये समुद्र है या असमुद्र है? यदि तुम उसको असमुद्र कहते हो तो पानी की कितनी ही बूंदों से वो समुद्र होगा ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी तुमने कह दिया वो असमुद्र है। समझ में आ रहा है क्या? फिर दूसरा प्रश्न किया, चलो अब असमुद्र नहीं है ना, मतलब समुद्र है क्या? ऐसा अगला प्रश्न किया मतलब ये एक समुद्र है, तो फिर ऐसे कितने बूंदे बूंदे हैं कह रहे यहाँ पर? फिर असंख्यात बूंदे। तो समुद्र कितना, एक है या असंख्यात है? ऐसा कैसे? अगर ये बूंद, अगर तुम समुद्र कहते हो तो ये समुद्रों का समूह हो गया, समुद्र थोड़ी हुआ। तो फिर वहां पर कहा, ना समुद्र है ना असमुद्र है, फिर क्या है? कह रही ये बूंद समुद्र का अंश है। समझ में आया क्या? अरे बहुत बड़ा तर्क यहाँ पर न्याय घटित हुआ, ऐसा मत करो। बहुत एक न्याय की भाषा है, न्याय की भाषा। हाँ। और एक उदाहरण दिया वैसे, उदाहरण ये सब नयों की अपेक्षा लगती है वहां पर, अपन ने यहाँ पर घटित किया। वैसे ही यहाँ पर कह रहे हैं, ये सफेदी मतलब कपड़ा नहीं, और कपड़ा मतलब सफेदी नहीं, सफेदी उस कपड़े का अंश है। ठीक है, जिससे हम कपड़े का अनुमान कर सकते हैं, कपड़े का निर्णय कर सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, चलिए। और यहाँ पर उन्होंने क्या कंक्लूड किया? कंक्लूड यही किया कि सफेदी और कपड़े में क्या है, क्या रिलेशन है? कह रहे सफेदी यद्यपि कपड़े के प्रदेशों में है, और कपड़ा जितने प्रदेशी है उतने ही सफेदी है, ऐसा होते हुए भी सफेदी, मात्र सफेदी कपड़ा नहीं है, और कपड़ा मात्र सफेदी नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, कपड़ा सफेदी के अलावा और भी बहुत कुछ है, और सफेदी मात्र सफेदी है, और कुछ नहीं समझ में आया? ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है ये आलिंग ग्रहण की जो चर्चा चलेगी ना, ये अगर आपको यहाँ पर समझ में आएगा ना तो आलिंग ग्रहण भी समझ में आएगा। आलिंग ग्रहण आगे है, मेरे ख्याल से 172 गाथा है, वहां पर है, लेकिन ये अभी उसका मूल यहाँ पर है। ये समझ में आएगी चर्चा तो ही आलिंग ग्रहण समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। 20 बोल करते करते हाँ, बहुत पसीना छूट जाएगा। चलो, तो ये बात आ गई है। अब आ जाइए अपने पास में। तो यहाँ पर कह रहे हैं सफेदी में और कपड़े में भले भले ही एक प्रदेशत्व है, परंतु उनमें तद्भाव नहीं है, अतद्भाव है। क्या कहा? अन्यत्व है, दूसरा शब्द। अतद्भाव नहीं, सॉरी, तद्भाव नहीं एक, अतद्भाव है दो, अन्यत्व है तीन। इसी को पीछे एक गाथा में गुण और गुणी में एक संबंध स्थापित किया था।
उस संबंध का नाम मुझे आपको बताना है, कौन बताएगा? अताद्भाविक, हाँ ये तो, हाँ वो यही आया ना, अताद्भाविक संबंध एक शब्द है। हाँ 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 हाँ। चलो उदाहरण, एक क्लू देता हूँ, संबंध है, संबंध। हाँ, गुण में और गुणी में क्या संबंध है? अभी यहाँ पर चर्चा आई है अताद्भाविक। हाँ, नित्य तादात्म्य संबंध, ठीक है ठीक है, ओके, बट वो शब्द नहीं है। चलो होमवर्क, होमवर्क कितने देर रुकेंगे भाई? वो भी होमवर्क, चलो समझ में आए? क्वेश्चंस लिख के रखिए, कोई तो डाल दीजिए, ठीक है भाई। गुण और गुणी में क्या क्या संबंध है? वो एक शब्द विशिष्ट है। वो गाथा भी बोल देता हूँ, आपको ज्यादा गाथा नहीं देखनी है, 93, 94, 95 गाथा के आसपास होगी उस बात। हाँ, गुण और गुणी में तादात्म्य संबंध है, नित्य तादात्म्य संबंध है, गुण और पर्याय में अनित्य तादात्म्य संबंध है, ठीक है, ये सब बातें है। गुण और गुणी में यहाँ पर अन्यत्व है, गुण और गुणी में यहाँ पर समान प्रदेशत्व होते हुए भी वहां पर अताद भाव है, ठीक है, ये समझ में आया। फिर भी एक शब्द है, और एक शब्द है। हाँ, चलो, हाँ आपने सुना क्या अभी? अयुत किसको कहते हैं और युद्ध, युद्ध नहीं सुना ना, ठीक है। युद्ध किसको कहते हैं और अयुत किस? हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड, वेरी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आनंद है एकदम, हमारी शिक्षा रंग ला रही है। चलो कोई बात नहीं, ये देखो, ये दिस इज, ये जब तक ना हम उपयोग देकर नहीं सुनेंगे ना, दिन में उसका घुलन मनन नहीं होगा ना, भूलना तो स्वाभाविक है, क्योंकि दिन में हमारा उपयोग कितना रहता है। ये बारंबार इसकी निरंतर चिंतन मनन चलना चाहिए। जैसे हमारा कोई घर पर कोई मेहमान आने वाले, तो कितने दिन से उसकी हमारी चलती है, मेहमान आने, मेहमान को बुलाना है, मेहमान को आना है, आना है, आना है, वो अजपा जाप चलता है। ऐसा ही अजपा जाप हमारा तत्व संबंधी चिंतन में चलना चाहिए, तब जाकर काम होता है। हम कहते हैं हमको याद नहीं रहता है, याद किसी को नहीं रहता है, भूलना एक मानसिक प्रवृत्ति है। लेकिन याद रखने के लिए तुमने जितनी चीजें याद रखी ना, उनको पहले डिलीट करो, उसके बिना जो याद प्रयोजनभूत याद रखनी है वो याद नहीं आएगी, क्योंकि तुमने अन्य चीजें जो जरूरी नहीं वो याद रखी है, उनको डिलीट करना पड़ेगा, तो भी तो ये खोपड़ी में बैठेगी। क्षयक्षम तो इतना ही है ना, क्षयक्षम इतना ही है, उसी क्षयक्षम में अपना काम करना है। हाँ, उसी क्षयक्षम में, और उसका यथार्थ तो उपयोग क्या करना, अनवांटेड माल डिलीट कर दो, अनवांटेड माल डिलीट कर लो, एक प्रयोजनभूत अपने आत्मा के योग्य सारी बातों को याद रखो। चलो इसी प्रकार मिल रहा है, पेज नंबर 82 पर है, सेकेंड पैराग्राफ। इसी प्रकार किसी के आश्रय रहने वाली, किसी के आश्रय रहने वाली एक स्वयं निर्गुण, दो एक गुणमय, तीन विशेषण, चार विधायक, पांच वृत्ति स्वरूप, जो सत्ता, जो सत्ता, सत्ता मतलब यहाँ पर गुण की चर्चा चल रही है, थोड़ा सा आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। जो सत्ता मतलब सत्ता गुण, उसी को अपन अस्तित्व गुण कह रहे हैं यहाँ पर है। गुण के क्या क्या विशेषण बताए, फिर से, किसी के आश्रय से रहने वाला एक गुण, अभी यहां पर अपन एक एक शब्द एक एक सेंटेंस में करते थे, गुण
किसी न किसी द्रव्य के आश्रय से रहता है, अर्थात गुणी के आश्रय से रहता है। एक बोल। दूसरा बोल, गुण स्वयं निर्गुण है? गुण स्वयं निर्गुण है। दो। तीसरी बात, एक गुणमय है, गुण एक गुणमय है। तीसरी बात। चौथा, गुण विशेषण है। पांचवी बात, गुण विधायक है। छठी बात, गुण वृत्ति स्वरूप है। समझ में आया? ये 6 बोल हो गए। ये किसकी चर्चा हुई? गुण की चर्चा हुई। गुण कैसे होते हैं इसकी बात चल रही है, अर्थात गुणों का लक्षण बताया गया है। देखो, द्रव्य में और गुणों में फर्क क्या है? पहला तो नाम संज्ञा की अपेक्षा अंतर है। दूसरा, लक्षण की अपेक्षा अंतर है। तीसरा, प्रयोजन की अपेक्षा अंतर सब मिलेगा। समझ में आ रहा है क्या? देखो, यहां पर अभी देखो, अब आगे बढ़ते हैं। वह किसी के आश्रय बिना रहने वाला। अब ये किसकी बात चल रही है? वह किसी के आश्रय बिना रहने वाला, गुण वाला 2, अनेक गुणमय 3, विशेष 4, विधीयमान 5, वृत्तिमान स्वरूप 6 द्रव्य नहीं है। कौन द्रव्य नहीं है? वो गुण जो बताया ना, 6 गुणों वाला, 6 विशेषणों वाला, वो कह रहे ये 6 गुणों वाला, विशेषणों वाला, अभी जो बताए 6 विशेषणों वाला द्रव्य नहीं है। समझ में आ रही क्या बात? गुण, इन शॉर्ट, गुण द्रव्य नहीं है। क्यों नहीं है उसके कारण दे रहे, क्योंकि गुण होता है द्रव्य का आश्रय लेने वाला, द्रव्य होता है आश्रय देने वाला। गुण स्वयं निर्गुण है और द्रव्य गुण वाला है। गुण एक गुणमय ही है, द्रव्य अनेक गुणमय है। गुण विशेषण है, द्रव्य विशेष्य है। गुण विधायक है, द्रव्य विधीयमान है। समझ में आ रहा है क्या? और गुण वृत्ति स्वरूप है और द्रव्य वृत्तिमान स्वरूप है। फर्क है, थोड़ा सा शब्दों में फर्क है। आप बोलोगे कितना खिचड़ी किया है रे बाबा, कितना क्लिष्ट किया है। हाँ बोलिए बात। प्रश्न है क्या? हाँ बोला जाता है, बोला जाता है। यही तो मेरा प्रश्न था कल, जवाब नहीं दिया ना आपने। आपने सोचा नहीं क्या? सोचा तो ठीक। हाँ बोलिए। बराबर, उसे गुण कहते हैं। ये ये उत्तर आ गया आपका। हाँ, नहीं ये चर्चा हुई है अपनी। अभी मेरा प्रश्न कल का यही है, कल का प्रश्न यही है, गुण द्रव्य से प्राप्त होता है या द्रव्य गुणों से प्राप्त होता है? गुण से द्रव्य प्राप्त होता है, द्रव्य से गुण प्राप्त होता है, प्रश्न तो ये था। हाँ, तो प्रिय भाभी आपने आधा ही उत्तर दिया, कथनचित प्राप्त नहीं प्राप्त होता है ऐसा कहा मेरे ख्याल से। लेकिन कथनचित जब कह रहे हैं तो कथनचित प्राप्त भी हुआ है ना। ये भी बात उसमें आनी चाहिए। तो वो पक्ष भी अपने ज्ञान में, जब कथनचित कह दिया, अगर वो अपेक्षा है आपके ज्ञान में तो ठीक, वेल एंड गुड, बट नहीं है तो फिर उसको सुधार देना। चलिए, हाँ दोनों थी ना, ठीक है ठीक है। चलिए, तो क्या बात थी? हाँ हाँ, तो गुण
गुण रूप ही रहता है, द्रव्य रूप नहीं, और द्रव्य द्रव्य रूप ही रहता है, गुण रूप नहीं। ओके, कारण दिए गए हैं। आइए थोड़ा सा और पढ़ना है, फिर ये इसके एक एक बोल के ऊपर चर्चा करनी है। कहा गया, हाँ नहीं है, तथा मिल रहा है बीच में, तथा जो किसी के आश्रय बिना रहने वाला। अब द्रव्य की चर्चा करेंगे और गुण का नेगेट करेंगे। अब तक चर्चा, पहले भाग में क्या चर्चा की, गुण ऐसा है और द्रव्य वाला नहीं है। अब द्रव्य ऐसा है, गुण जैसा नहीं है, ये चर्चा करेंगे। बस अन्वय व्यतिरिक्त शैली है। देखो क्या कह रहे हैं, तथा जो किसी के आश्रय बिना रहने वाला, गुण वाला, अनेक गुणमय, विशेष्य, विधीयमान और वृत्तिमान स्वरूप द्रव्य है, वह किसी के आश्रित रहने वाली, किसी के आश्रित रहने वाली, वाली कहकर क्या है, गुण की बात चलते हैं, आश्रित रहने वाली, निर्गुण, एक गुणमय, विशेषण, विधायक और वृत्ति स्वरूप सत्ता नहीं है, इसलिए इनके तद्भाव का अभाव है। तद्भाव का अभाव है मतलब क्या, अन्य अन्य है, बस। द्रव्य गुण नहीं है और गुण मतलब द्रव्य नहीं, खत्म। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम, ज्ञानात अन्यत करोति। हाँ, ज्ञान मात्र किल वस्तु। आचार्य देव क्या कह रहे हैं, जितना द्रव्य उतना गुण नहीं है, इसलिए उनके तद्भाव का अभाव है। यद्यपि तन्मय है, तादात्म्य है, लेकिन तद्भाव नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? शब्दों के ऊपर थोड़ा सा गौर करना। अब थोड़ा सा विचार करते हैं। देखो पहला बोल क्या कह रहे हैं, किसी के आश्रय रहने वाला। गुण क्या है, आपको गुण कहाँ मिलेगा, किसी न किसी द्रव्य के आश्रित ही गुण मिलेगा। गुण किसी जगह पर और द्रव्य किसी जगह पर ऐसा नहीं होगा। इस न्याय से क्या हो गया, ऐसे मत का खंडन हो गया जो गुण को और द्रव्य को अलग अलग होना मानते हैं। हम मानते हैं कि उनमें अन्यत्व है, लेकिन हम ऐसे अन्य नहीं, मतलब अलग अलग नहीं मानते, ऐसे पृथक नहीं मानते कि गुण एक जगह पर और द्रव्य एक जगह पर, गुण का नाश हो गया और द्रव्य कायम रहा, ऐसा हम नहीं मानते। समझ में आ रहा है क्या? इससे बौद्ध मत का खंडन हो गया। इससे मेरे ख्याल से सांख्य मत, वैशेषिक मत होगा, जो ज्ञान और आत्मा भिन्न ऐसा मानते हैं। फिर समवाय नामक संबंध से उनका जुड़ान हो गया और फिर आत्मा जानने लग गया, अर्थात पहले ज्ञान भिन्न था ऐसा वो मानते हैं। समझ में आ रहा है क्या? तो उस मत का भी खंडन यहाँ पर हो गया। क्या कहकर, गुण किसी न किसी द्रव्य के आश्रित ही रहता है। एक आ गया, पहला बोल समझ में आया, महत्वपूर्ण बोल है। गुण द्रव्य के बिना पाया ही नहीं जाता। बोलो, इससे और एक लाभ हो गया, फटाफट बोलो। गुण द्रव्य के बिना पाया ही नहीं जाता। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? पूरा प्रयोजन इस प्रवचन सार का यही है। क्या है? अरे पूरे जिनागम का भाव यही है। क्या? गुण द्रव्य के बिना नहीं मतलब क्या? नहीं, अरे क्या कहा? नहीं रे बाबा, एक गुण दिखा तो मुझे क्या दिखा? बस मुझे एक गुण दिखा, मुझे द्रव्य ही दिखा। आपने देखा क्या? अपनी सत्ता देखी, अपना द्रव्य दिखना चाहिए। अपना ज्ञान दिखा, अपना द्रव्य दिखाई देना चाहिए। अपना वीर्य दिखा, अपना द्रव्य दिखना चाहिए। अर्थात एक गुण दिखा, एक ही गुण दिखाई दिया,
बस अपना द्रव्य देखते आना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? क्यों? क्योंकि ये गुण मेरे द्रव्य के आश्रित ही है। कितनी बड़ी सीख है देखो, इसीलिए तो मैं कह रहा था, एक गाथा समझ में आ गई ना, सम्यक तो हो गया, समझ लो। हाँ जी, एक पहला बोल आ गया, दूसरा बोल क्या कह रहे हैं? स्वयं निर्गुण है। व्हाट इज दिस स्वयं निर्गुण है? एक सूत्र है तत्वार सूत्र का। क्या है सूत्र? कौन बोलेगा? मैं बार बार उसका जिक्र कर रहा हूं। हाँ, उस सूत्र का नाम द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा। ठीक है? हाँ, तो अब क्या है, उसमें दो बातें हैं। देखो, द्रव्याश्रया कहकर पहला बोल कर दिया, आ गया कि नहीं? पहला बोल द्रव्याश्रया अर्थात गुण किसी न किसी द्रव्य के आश्रित होता है। आ गया कि नहीं? पहला बोल आ गया। देखो, आपको ये क्लिष्ट लग रहा होगा, लेकिन आपने सब ये पढ़ा है। कब? हमने 2 बार तत्वार सूत्र 2 बार किया है। पहली बार तो पूरा एड फ्लो किया और दूसरी बार रिवाइज किया था। याद है आप सबको? याद नहीं है तो याद करो, रिवाइज करो फिर से। भूलने की तो अपनी प्रवृत्ति है। एक बार अपनी किताब की धूल भी साफ हो जाएगी और तत्वार सूत्र का स्वाध्याय भी हो जाएगा, तो करना चाहिए। हाँ। अब आप मुझे नहीं कहना आप टेस्ट लो, क्योंकि मैं टेस्ट लेने के पक्ष में नहीं रहता। आप स्वयं प्रेरित हो जाओ और आप आगे बढ़ो। क्यों? हमारा तत्व चिंतन किसी के आश्रित हो, ये पराधीनता नहीं भाषित होती क्या? हमारा पुरुषार्थ किसी दूसरे के आश्रित हो, ये पराधीनता है या स्वाधीनता है? विचार करना। मैं प्रेरणा कर सकता हूं, लेकिन एक एक बोल बहुत कार्यकारी है। एक एक वचन जो गंभीरता से लेता है ना, उसको लाभ हो जाएगा। नहीं लेगा तो फिर चल रही ना, जिंदगी तो चल रही है, मनुष्य भाव कट रहा है। हमको उसका भान आना चाहिए। ठीक है? हाँ, कहो तो अभी देखो, योग होगा तो अपन वो भी विचार करेंगे, लेकिन समय की भी जरूरत होगी। हाँ, क्या कह रहे हैं? द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा। अब दूसरा बोल क्या आया? निर्गुण है। गुण निर्गुण होता है। निर्गुण मतलब क्या? जिज्ञासा हुई कि नहीं? कब बोल रहा है ये? कब बोल रहा है? हाँ अरे निर्गुण मतलब सरल, ज्ञान गुण दर्शन गुण नहीं, दर्शन गुण चारित्र गुण नहीं। अरे जो आंख है वो आंख ही है, वो कान नहीं। समझ में आया? जो लेफ्ट आंख है वो राइट आंख नहीं है, जो राइट आंख है वो लेफ्ट आंख नहीं है। भले ही दोनों आंखें हैं, जो मेरी आंख है वो आपकी आंख नहीं है। ये तो हमने बहुत दूर की बात कर दी, लेकिन यहां कह रहे द्रव्याश्रया निर्गुणा कहकर कह रहे हैं इसका उसमें कुछ नहीं और उसका इसमें कुछ नहीं। भले एक ही द्रव्य में रह रहे हैं, एक ही घर में रह रहे हैं, लेकिन सब स्वतंत्र है, सब स्वाधीन है। ऐसे ही यहां पर कह रहे एक ही द्रव्य में है। कितने जन है भाई? एक घर में 4 खोपड़ियां ठीक से नहीं रह सकती, तू मैं करते हैं, और यहाँ पर अनंत साथ में बैठ रहे हैं तो भी सब शांति में। क्यों? क्योंकि सब माइंड योर ओन बिजनेस, सब परफेक्टली अपना काम कर रहे हैं। किसी को समझाना नहीं पड़ रहा तुमने ये कम किया, तुमने ये ज्यादा किया। और भले ही किसी ने कम ज्यादा किया तो वो उसका भुगत रहा है। हाँ, निर्गुणा मतलब अभी बोला, अरे एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं, खत्म। ज्ञान गुण ज्ञान रूप, गुण ज्ञान गुण रूप ही रहेगा। गुण रूप। समझ में आ रहा है क्या? निर्गुण तो ये क्या है? स्वयं निर्गुण है, मतलब कह रहे ज्ञान ही है, अन्य नहीं। अन्य नहीं। ज्ञान दर्शन से भिन्न है, दर्शन सुख से भिन्न है, सुख श्रद्धा से भिन्न है, श्रद्धा वीर्य से भिन्न है।
हाँ, तो ये भाव शक्ति अभाव शक्ति भिन्न भिन्न है। भाव भाव शक्ति देखो, अभी भाव शक्ति और भाव भाव शक्ति में क्या फर्क है? एक बार भाव और 2 बार भाव इतना ही फर्क है क्या? भाव भाव मतलब भाई भाई नहीं लेना, वो अलग है। भाव शक्ति और भाव भाव शक्ति, चलो ये होमवर्क है, होमवर्क। भाव शक्ति और भाव भाव शक्ति क्या फर्क है? अभाव शक्ति और अभाव अभाव शक्ति क्या फर्क है? समझना चाहिए, थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा। ठीक है, 47 शक्तियों का प्रकरण खोलना पड़ेगा, या फिर क्रमबद्ध पर्याय में भी वो चर्चा आई है, या अपने भागों में भी चर्चा है, तो आप जहां चाहो वहां पर खोलकर देख सकते हो। ठीक है, हाँ जी, क्या कह रहे हैं? एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, ये उसका निर्गुण बना। कुछ फायदा है क्या? निर्गुण है, इससे कुछ फायदा हुआ क्या? आंख ने, लेफ्ट आंख ने लेफ्ट आंख का ही काम किया, आज कह दिया राइट आंख काम नहीं कर रही तो थोड़ा सा मैं और अच्छे से देखूं, ऐसा होता है क्या? एक कान ठीक से काम नहीं कर रहा है तो दूसरे कान ने बोला क्या नहीं मैं थोड़ा सा और काम कर लूं, थोड़ा सा, ऐसा होता है क्या? यद्यपि मेडिकल फील्ड में ऐसा होता है, क्या कहते हैं, नहीं फिर दूसरे के ऊपर, अभी एक घुटना खराब हो गया तो दूसरे घुटने के ऊपर लोड आया, ऐसा बोलता है। लेकिन यहां पर वैसा नहीं है साहब। और प्रैक्टिकली आप विचार करो, पुद्गल में भी उसका अपना स्वतंत्र परिणमन ही है। एक घुटना खराब हो गया इसलिए दूसरे घुटने के ऊपर लोड आया, ऐसा होता ही नहीं है। दूसरे घुटने की अपनी स्वयं जो अवस्था होनी है वो अपनी सुनिश्चित क्रम के अनुसार चल रही है। हाँ, वो निमित्त क्या पड़ रहे हैं वो मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन सुनिश्चित क्रम में ही वो कार्य हो रहा है। हाँ जी, तो निर्गुण कहकर क्या कह रहे हैं? एक गुण दूसरे गुण का काम नहीं कर सकता, एक करता नहीं है और कर सकता नहीं है, दोनों बातें हैं। करता नहीं है ये हमको समझाने की बात, और हम नहीं माने तो कर सकता नहीं है, ये बोल दिया। निर्गुण मतलब ज्ञान गुण का ही काम करेगा। और सुनो, ज्ञान गुण जिस समय में जो काम करना है वही काम करेगा, यह आगे आएगी बात। बट ज्ञान गुण जिस समय में जो काम करना है वही काम करेगा, अन्य काम नहीं करेगा। मतलब अन्य पर्याय का भी नहीं करेगा और अन्य गुण का भी नहीं करेगा। बहुत जबरदस्त है। देखो ये निर्भरता ला रही कि नहीं, हमको विश्वास तो करो कि सब व्यवस्थित हो रहा है। मुझे अव्यवस्थित लग रहा है, ये मेरी कमजोरी है, लेकिन व्यवस्थित ही हो रहा है। स्वयं निर्गुण। ओके, हाँ। दूसरा, एक भाव शक्ति, हाँ बोलिए। हाँ, भाव शक्ति मतलब सभी समय में कोई ना कोई पर्याय है ही। हाँ, भाव शक्ति में जो पर्याय जब होनी है वो तभी होगी, जो पर्याय जब होनी है तभी होगी। ठीक है, ठीक है। भाव शक्ति प्रत्येक समय में कोई ना कोई पर्याय होगी ही होगी, अर्थात पर्याय के बिना द्रव्य नहीं रहेगा, इतना बोल दिया। भाव शक्ति ने ये कह दिया कि जिस पर्याय का भाव जिस समय में होना है उस पर्याय का भाव उसी समय में होगा, ये भाव शक्ति। समझ में आ रहा है क्या? 2 बार भाव किया ना, जिस पर्याय का भाव जिस समय में होना है उस पर्याय का भाव उसी समय में होगा, ये भाव शक्ति। ठीक है, चलो बहुत अच्छा, आगे बढ़ना है। क्या कह रहे हैं? कहा गया भाई? हाँ, मुझे अनुमान हो गया था, लेकिन मैंने बोला छोड़ो अभी क्या करें। नोट्स है सामने, अच्छी बात है। चलो, कहा गया भाई? कहा। हाँ, दूसरा गुण हो गया। तीसरी बात चल रही थी, एक गुणमय है। एक गुणमय है मतलब क्या? एक गुण रूप ही रहेगा, एक गुण अन्य गुण रूप नहीं होगा। मतलब क्या कह रहे? ज्ञान गुण तीनों काल में ज्ञान गुण ही रहेगा, अन्य कुछ नहीं।
अभी प्रश्न ये हो गया कि दूसरा भी यही कह रहे हैं कि निर्गुण, और यहाँ पर भी एक गुण, ऐसा ही कह रहे हैं। देखो आप इसके कॉन्ट्राडिक्टरी द्रव्य का स्टेटमेंट पढ़ना। द्रव्य क्या है उस समय में? द्रव्य उस समय में अनेक गुणमय कह दिया। एक गुण का अपोजिट क्या कह दिया? द्रव्य अनेक गुणमय कह दिया। और स्वयं निर्गुण है कहकर वहां पर क्या कह दिया? दूसरा पॉइंट, वो गुण वाला है, द्रव्य गुण वाला है और ये निर्गुण है। निर्गुण मतलब अन्य का इसमें कुछ भी हस्तक्षेप नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? लेकिन द्रव्य का गुण वाला है। जैसे ज्ञान गुण की तरफ से देखो तो हमको द्रव्य ज्ञान दिखाई दे रहा है, हमको श्रद्धा गुण की तरफ से देखो तो हमको श्रद्धा दिखाई दे रहा है, हमको वीर्य गुण की तरफ से देखो तो द्रव्य हमको वीर्यवान दिखाई देता है, अर्थात गुण वाला दिखाई दे रहा है। समझ में आ रहा है क्या? लेकिन यहाँ पर निर्गुण मतलब ये गुण ही है, अन्य नहीं है। लेकिन ऐसा द्रव्य में नहीं है। द्रव्य को जिस गुण की तरफ से देखो वैसा हमको दिखाई दे रहा है। जैसे द्रव्य को अस्तित्व की, वस्तुत्व की तरफ से देखो तो द्रव्य वस्तु दिखाई दे रहा है, द्रव्यत्व की तरफ से देखो तो द्रव्य द्रव्य दिखाई दे रहा है। समझ में आ रहा है क्या? वो क्या है, कौन सा है? नहीं, प्रमेयत्व की तरफ से देखो तो प्रमेय दिखाई दे रहा है। प्रमेय, समझ में आ रहा है क्या? अर्थात द्रव्य को हम प्रमेय कहने लग गए, ऐसा होता है। तो गुण वाला समझ में आया क्या? गुण वाला, निर्गुण और गुण वाला, और एक गुणमय और अनेक गुणमय, ऐसे दो अंतर समझ में आए क्या? ठीक है। एक गुणमय मतलब ज्ञान गुण ही है, अन्य नहीं है। और निर्गुण कहकर क्या कहना चाहते थे? ज्ञान गुण का ही काम करेगा, दूसरे का कर नहीं सकता। वो वही है, अपनी आइडेंटिटी अपने में लिए हुए है। देखो अनंत गुण को एक द्रव्य में समाये रखना कितना बड़ा टास्क है ना। आप विचार तो करो, अनंत गुण है, अनंत गुण, और अनंत गुण कितने हैं? उसकी संख्या कितनी है? नहीं, उसका भाव वासन क्या हो रहा है? कह रहे 3 काल के जितने समय है, 3 काल के समय जितने हैं वो सब मिलकर भी उससे भी अनंत 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 गुना। बाप रे बाप, 3 काल के समय। अभी 3 काल के समय एंडलेस है ना, स्टार्टिंग नहीं है और एंडिंग नहीं है। अभी इससे भी, अभी उसको कैसे बांधे? फिर भी वो भी मान लीजिए, उससे भी अनंत 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 गुना एक द्रव्य के गुणों की संख्या है। कितना वैभवशाली अपना द्रव्य दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई? अरे अब शांति से विचार तो करो। मैं इतने अनंत 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 लक्ष्मी का धनी हूं, ये मेरी लक्ष्मी है, ये मेरा वैभव है। ऐसे अनंत वैभवशाली मेरी गौरव गाथा है। ये जिसे बहुमान आएगा उसको अब बाहर में किचकिच पिच अच्छी लगेगी? नहीं लगेगी। समझ में आ रहा है? देखो ये चिंतन करना, बारंबार करना, स्वयं को निरंतर प्रेरित करना। देखो कल परसों श्रेयांश की मम्मी मुझे बता रही थी कि उन्होंने कुछ सुना वीडियो पर, तो पॉजिटिव माइंड। तो पॉजिटिव माइंड में क्या कहना? स्वयं को निरंतर अच्छी बातें कहना। नहीं मुझे कुछ भी हुआ तो कहना मुझे कुछ हुआ ही नहीं है, मुझे ऐसा हुआ तो कहना मुझे हुआ ही नहीं, मुझ में होता ही नहीं। ये पॉजिटिव माइंडसेट है, ऐसा वो कह रहे थे। तो ये मैं किसकी बात करूं? मन के चमत्कार कह रहे हैं। और विश्वास नांगरे पाटिल का भी आपने सुना ना? वहां पर तो एक दो किताबों में मुझे तो ये कहना है कि हम स्वयं को अपने स्वभाव का एहसास कराए। ये पॉजिटिव माइंडसेट नहीं है क्या? ये पॉजिटिव माइंडसेट नहीं है क्या? मैं ज्ञानानंद स्वभाव हूं, ऐसा नक्की करने के बाद में खोपड़ी में दर्द है, हाथ में दर्द है, बदन में दर्द है, ये खत्म हुआ कि नहीं हुआ? मैं ज्ञानानंद स्वभाव हूं, मुझे इस दर्द का ज्ञान हुआ, ज्ञान ने अपना काम कर दिया, खत्म। और उस दर्द का प्रवेश आत्मा में होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि अत्यंता भाव है।
भाभी जी आप हमारा स्वाध्याय सुन रहे हैं या आप सुना रहे हैं? पहला बोल, पहला बोल। द्रव्य के आश्रय से ही रहता है। पूरा बोलो ना, गुण द्रव्य के आश्रय से रहता है। एक। दूसरा बोल, गुण निर्गुण है। दो। तीसरा बोल, एक गुण वाला है, एक गुण वाला है। ठीक है, चलो चौथा बोल, विशेषण। अब ये विशेषण क्या है? बहुत मस्त मस्त है। विशेषण मतलब क्या? विशेषण मतलब अनेक मिली हुई चीजों में से जो मुझे पृथक करता है उसको विशेषण कहते हैं। समझ में आ रहा है क्या? अनेक मिली हुई चीजों से वो पृथक करता है उसको विशेषण कहते हैं। हाँ, अभी देखो कितने गुण मिले हैं? प्रश्न है, कितने गुण मिले हैं? अनंत गुण मिले हैं। ऐसा होते हुए भी प्रत्येक गुण विशेषण है। विशेषण मतलब क्या? इससे द्रव्य की पहचान होती है, द्रव्य को अन्य पृथक किया जाता है, किया जा सकता है। अब आप कहोगे हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बट लक्षण में क्या है? लक्षण में एक विशिष्ट द्रव्य को ही हम अलग कर रहे हैं ना। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, अगर आप गुण हर एक गुण को अलग अलग लक्षण कह रहे हैं तो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि ऐसे अनंत लक्षण है ना द्रव्य में। हाँ, बट ये लक्षण मात्र उन गुणों में ही पृथकपना करने के लिए है, अलग अलग करने के लिए। पृथक मतलब क्या? उनमें अलग अलग पना स्थापित करने के लिए, और कुछ नहीं लेना। ठीक है? हाँ, ये लक्षण वो नहीं है जो हम लक्षण लक्षणाभास में पढ़ के आए हैं, ऐसा नहीं लेना। क्योंकि उसमें क्या होगा, वो तो वस्तुओं को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने वो लक्षण देखा था। यहां पर लक्षण विशेषण मतलब क्या? बस वो उस द्रव्य का विशेषण है, विशेषता है। विशेषण मतलब विशेषता। अब हर द्रव्य में ऐसी विशेषता हो सकती है। और इसमें क्या? हाँ, वही तो मैं कह रहा हूं ना, आप उस लक्षण लक्षणाभास वाले विषय से नहीं लेना, क्योंकि आत्मभूत लक्षण में ये सब आत्मभूत ही है। हाँ, मतलब मेरे द्रव्य के साथ में अस्तित्व, वस्तुत्व, नास्तित्व, प्रदेशत्व, प्रमेयत्व, ये जितने भी है ना, ये सब आत्मभूत ही है। समझ में आ रहा है? ये मेरे द्रव्य के जितने अनंत गुण है वे मेरे विशेषण है। समझ में आ रहा है क्या? तो प्रत्येक द्रव्य के आश्रित जितने अनंत गुण है वे उस द्रव्य के अपने अपने विशेषण है। देखो, हमारा प्रयोजन क्या है? हमको लग रहा है नहीं नहीं नहीं, ये पृथक करने वाला होना चाहिए था। कदाचित आप ले भी लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहां पर चर्चा किसकी चल रही है? प्रकरण क्या चल रहा है? द्रव्य, गुण और गुणी की चर्चा चल रही है ना। अर्थात रिलेशन बिटवीन अद्रव्य और एक द्रव्य के आश्रित गुण की चर्चा चल रही है। तो हमको विशेषण का अर्थ क्या निकलेगा उसमें से? विशेषण का अर्थ उस द्रव्य का विशेषण, इतना ही निकलेगा। अब इसको हम व्यापक रूप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, विरोध नहीं है। बट यहां पर प्रयोजन हमको एक द्रव्य ही दिखाना है और दिखाना कुछ नहीं है। और प्रत्येक द्रव्य ऐसा है, फिर आप प्रत्येक द्रव्य में ऐसे विशेषण है, इतना कह सकते हो। आत्मभूत लक्षण और अनात्मभूत लक्षण कितने जनों को याद है? आत्मभूत और अनात्मभूत। अनात्मभूत मतलब संयोग वाला। संयोग मतलब डंडे वाले गांधी जी, चश्मे वाले गांधी जी, ऐसा जो कह दिया, ये संयोग की तरफ से जाकर हमने कह दिया, तात्कालिक संयोग की तरफ से देखकर कह दिया। लेकिन आत्मभूत लक्षण मतलब क्या? वो त्रैकालिक लक्षण होता है। हाँ, हालांकि ये विशेषण भी त्रैकालिक ही है, बट हमारा प्रयोजन यहां पर मात्र एक द्रव्य और गुण में
कंपैरेटिव स्टडी करने का है और वहां पर ये विशेषण इस द्रव्य के आश्रित है, इतना घटित हो रहा है। अर्थात ये विशेषण इस द्रव्य का आत्मभूत लक्षण है। ऐसा कहो तो कोई विरोध नहीं है, अपेक्षा ज्ञान में होनी चाहिए। चलिए, तो विशेषण हो गया, कितने हो गए? 4 गुण हो गए। 5वां बोल, विधायक। आजकल इलेक्शन का माहौल है तो हमने भी सोच लिया, आचार्य देव को भी लग गया, हाँ विधायक। विधायक मतलब क्या? हिंदी प्रांत में विधायक मतलब जो कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है उसको विधायक बोलते हैं। समझ में आ रहा है क्या? उसी को पारिषद भी कहते हैं। पारिषद ये शब्द कहाँ सुना है आपने? वो हाँ, बराबर बराबर बराबर। देखो, ऐसा अपना रिलेटिव ज्ञान चलना तो अभ्यास विशेष होता। तो मुझे ये कहना है, विधायक। विधायक मतलब क्या? विधायक मतलब रचना करता है। क्या कह रहे हैं? रचना करने वाला ये विधायक। यहां पर विधायक शब्द का अर्थ रचना, इतना हो रहा है। ठीक है, तो विधायक गुण एक क्या कर रहा है? वो रचना करता है। ठीक है, और उसका द्रव्य क्या लिया उन्होंने? विधीयमान। ऐसे अनेक रचनाकारों से युक्त है। एक गुण अपनी स्वयं की रचना कर रहा है। वो गुण अपनी, ज्ञान गुण ने किसकी रचना की? अपनी स्वयं की रचना की है। वो गुण स्वयं के आश्रित है। हाँ, समझ में आ रहा है क्या? तभी तो जाकर वो स्वयं अपनी रचना करने वाला है। देखो, और एक बात, अपन ने स्वयंभू सुना था ना, स्वयंभू पढ़ा था कि नहीं? हमने तो क्या कहा था? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, ये द्रव्य स्वयं है। अब एक कदम आगे चलकर घटित करना है तो प्रत्येक गुण स्वयंभू है। ज्ञान गुण का ही करता है। ज्ञान गुण रूप कार्य ही करता है। कर्म, ज्ञान गुण ही ज्ञान गुण का कारण है। साधन, ज्ञान गुण में से ज्ञान गुण की उत्पत्ति होती है। संप्रदान, ज्ञान गुण ही ज्ञान, वो अवस्था, वृत्ति नहीं, छठवाइज आधार। ज्ञान गुण का आधार स्वयं ज्ञान गुण है, और ज्ञान गुण में से ज्ञान गुण हुआ। में तो चौथा हो गया। 5वां, ज्ञान गुण से ज्ञान गुण हुआ, अर्थात अपादान। मतलब ज्ञान गुण से ऐसा अन्य कुछ होने वाला नहीं है, ज्ञान गुण से ज्ञान गुण ही होने वाला है। तो ये मैंने षटकारक गुणों में भी घटित करके दिखाया। क्यों? क्योंकि वो स्वयं रचना करने वाला है। ऐसे रचनाकारों का समूह वो द्रव्य है। तो फिर द्रव्य को भी रचनाकार कह दिया। एक बहुत अच्छा प्रश्न अपन आगे पढ़ने वाले हैं। आप समय क्या? अच्छा, समय तो हो गया है। चलो, फिर अपन प्रश्न भी आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये एक बात रह गई। विधायक समझ में आ गया? विधायक मतलब रचना। रचना स्वयमेव हो रही है, स्वयमेव कर रहा है। ओके, प्रत्येक गुण अपनी अपनी रचना कर रहा है। प्रत्येक समय में रचना अपनी अपनी स्वतंत्र हो रही है। ठीक है, ये देखो स्वतंत्रता कितनी आ रही है। अब लास्ट गुण पढ़कर आपको आनंद झूमना चाहिए। क्या कह रहे हैं? वृत्तिमान स्वरूप है, सॉरी, वृत्ति स्वरूप है। वृत्तिमान तो द्रव्य है, वृत्ति स्वरूप है। वृत्ति मतलब क्या? वृत्ति, प्रवृत्ति। हाँ, यस, पर्याय 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 पर्याय, राइट राइट राइट। हाँ, प्रवृत्ति, उसकी प्रवृत्ति ऐसी है।
तो स्वभाव क्यों कह रहे फिर उसको? प्रवृत्ति मतलब स्वभाव ऐसा कह रहे हैं श्रेयांश की मम्मी। तो प्रवृत्ति मतलब स्वभाव अगर ऐसा घटित कर रहे हैं तो वो भी घटित करो ना। उस द्रव्य उस पर्याय की वैसा ही स्वभाव है, ज्ञान रूप परिणमित होना, अर्थात ज्ञान गुण का ज्ञान रूप ही परिणमित होना, ये उसका स्वभाव, एक प्रवृत्ति। दूसरा प्रवृत्ति मतलब पर्याय, तो वो प्रत्येक समय में उसकी कोई ना कोई अवस्था होगी, ये उसकी वृत्ति। समझ में आ रहा है क्या? प्रत्येक गुण की प्रत्येक समय में कोई ना कोई अवस्था होगी होगी होगी, ये उसकी वृत्ति। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, अब ये विकारी है अविकारी है इसकी बात नहीं चल रही है, उसकी अवस्था होगी इतनी सी बात चल रही है। ओके, ये वृत्ति। तो वृत्ति स्वरूप जो सत्ता है वह गुण है। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात गुणों की विशेषता बताई। ये इतनी उद्यम क्यों किया आचार्य देव ने? एक प्रश्न है। अपन ने इतना सब इतना पूरा समय गया अपना, लेकिन ये समझाया क्यों? यही समझ में नहीं आया। बस अपनी महिमा लाने के लिए। दूसरी बात, पहला मूल बिंदु तो द्रव्य मात्र गुण नहीं, गुण मात्र गुण, ये द्रव्य नहीं, ये पहली बात हो गई। दूसरी बात, अपने वैभव अपनी संपत्ति का एहसास हमको होना चाहिए, अपनी प्रभुता अपने में भाषित होनी चाहिए, अपनी जगत की निस्सारता भाषित होने के लिए। पर द्रव्य मेरा कुछ करता नहीं, ये समझाने के लिए लगाओ ना यहाँ पर द्रव्य से मेरा कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी बिगड़ नहीं रहा है, ना शरीर अच्छा और बुरा हो तो मेरा कुछ फर्क पड़ रहा है। इसलिए आज स्टार्टिंग में मैंने एक बात कही थी, कल कही थी, कल समझ ये हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। समझ को मैंने कहा था, इसी को हम सम्यक ज्ञान कह रहे हैं। अगर समझ सही है तो हमारा कार्य सही हो रहा है। यदि समझ ही नहीं है, मैं कौन हूं, मेरा काम क्या है, मैं करता क्या हूं, ये नहीं समझ में आया तो तकलीफ है। देखो, एक लड़का देखने जाए तो हम क्या करते हैं? लड़का कौन है, किसका है, देखते कि नहीं देखते? लड़का क्या करता है, देखते कि नहीं? निठल्ले लड़के को देते हैं क्या कुछ? कहने की बात इतनी है कि हम सब जांच करते हैं ना, वैसे ही अपना द्रव्य कौन है, क्या करता है, ये हमको खबर होनी चाहिए कि नहीं? और ये खबर इन गुणों के माध्यम से हो रही है। हाँ जी, आज के लिए रुकते हैं। कोई प्रश्न होगा तो कर सकते हैं, मैं तो ये बात